चीज़ें हैं, क्लिनिकल इंक्रीज फिलिंग प्रेशर और फिर वेरियस क्राइटेरियाज एंड HFpEF इज़ नॉट ईजी टू डायग्नोज, इट्स वेरी डिफिकल्ट, यू हैव टू कंपाइल ऑल द थिंग्स टुगेदर। तो इसीलिए उसमें मैंने ऑप्शन छोड़ दिया, पेफ भी हो सकता है, रिस्क फैक्टर भी हो सकता है, सो वी आर नॉट कंक्लूडिंग एज सच कि वो क्या है। तो इस लिहाज से देखें तो इस पेशेंट्स में वही जो भी उन्होंने बातें डिस्कस कर ली। लेट्स मूव ऑन टू मैनेजमेंट। अब हम अगर हार्ट फेलियर की मैनेजमेंट के जिस हम असल अपने टॉपिक पे आ रहे हैं SGLT2। सो इफ़ यू लुक ऑन टू स्टेज ए की जब हमने बात की, मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं सारी, उसमें सिर्फ मैं थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा रिगार्डिंग सीक्वेंसिंग की बात हुई थी, विच ड्रग टू चूज फॉर विच पेशेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेन व्हेन यू हैव मल्टीपल ड्रग टू ऑफर टू योर पेशेंट, हाउ टू प्रोग्रेस विद डिफरेंट मेडिकेशंस। अब प्रीवियसली क्लास 1 तो ऑलरेडी थी कि पेशेंट विद टाइप 2 डायबिटीज़ एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ और हाई रिस्क फॉर CVD, स्टेज ए में हार्ट फेलियर थी, ये प्रीवियस गाइडलाइंस की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद जो अब आ रही हैं, जब HFpEF की हम बात करते हैं ना, तो HFpEF में जैसे अभी डॉक्टर खावर ने कहा, तो यू हैव टू लुक फॉर मल्टीपल थिंग्स, ये सारी चीज़ें मिलके किसी ना किसी तरह उसमें पार्ट प्ले कर रही होती हैं। वी डोंट हैव स्पेसिफिक ड्रग टू ऑफर, वी हैव टू टेक केयर ऑफ ओवरऑल comorbidities, whatever is playing a role in patient with HFpEF, starting from rhythm, blood pressure, ischemia, diabetes, CKD, sleep apnea, obesity, so every risk factor to be addressed. Now we have some promising drugs in HFpEF. Out of these, MRA, GLP-1, SGLT2 has taken the lead in a way that preserve के बाद even class 1 indication in HFpEF without diabetes. तो यहाँ तो एक पूरी साइड तो with और without diabetes, with diabetes तो stage A में थी as a risk factor of heart failure, you have to give SGLT2 as a priority drug in a patient with diabetes with high cardiovascular risk. अब यहाँ पे HFpEF में वो ऑलरेडी class 1 even without diabetes. Along with it we have some data with MRA like Finriron, अभी फाइन आर्ट आया है तो थोड़ा बहुत उसका भी रोल है, GLP-1 का है, but rest of the HFpEF management is in a way that it's not specific, you have to take care of multiple things. Regarding sequencing की अभी बात हुई थी, तो historical approach ये थी हमारी towards management strategy, लेकिन अब हम चार पिलर कह तो देते हैं कि चारों के चारों जितना जल्दी मुमकिन हो हार्ट फेलियर में देने हैं, बट योर एवरी पेशेंट इज़ नॉट रेडी टू टेक ऑल दोज 4 ड्रग्स साइमल्टेनियसली, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी गेट आवर पेशेंट्स हु आर नॉन कंप्लायंस ऑन लाइक पार्शियल ट्रीटमेंट एंड वी आर एडमिटिंग देम विद बॉर्डरलाइन प्रेशर्स एंड पल्मोनरी एडेमा। उसके बाद फिर आपको स्टार्ट करना होता है कि क्या करना है और किस तरह करना है। अच्छा, SGLT2 के मुतालिक हम जानते हैं कि देयर आर वेरियस वेज इट्स बेनिफिटिंग, ये तमाम चीज़ें हैं। सो दैट्स वाई सिंस इट्स नॉट क्लासिकली ऑफलोडिंग पेशेंट, इट हैज़ मल्टीपल इफेक्ट एट सेलुलर लेवल, compliance, renal, so that's why it's benefiting both classical HFrEF and HFpEF as well. Multiple trials, मैं अभी एक एक की डिटेल क्योंकि ज़्यादा हम मैनेजमेंट में जा रहे थे, कवरिंग एवरी एस्पेक्ट, एवरी स्टेज ऑफ डिजीज़ इन अ वे कि रिस्क फैक्टर से लेके HFrEF और HFpEF और इवन रीनल, इन तमाम एरियाज़ में इसके बेनिफिट्स SGLT2 के मौजूद हैं। इसमें चलें तो वही वाली प्रीवियस है, लेकिन मैं ज़्यादा इस पे आना चाह रहा हूँ कि उस HFrEF में तो पक्का HFpEF में भी क्लास 1 इंडिकेशन SGLT2 की आ गई है। तो इफ़ वी कंक्लूड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, वी हैव टू ऑफर दीज 4 टू एवरी हार्ट फेलियर पेशेंट। टॉप वंस ARNI, SGLT2, MRA, बीटा ब्लॉकर्स। ARNI में आपके पास कुछ है कि आप RAS में कोई भी दे सकते हैं, बट प्रेफरेबल ARNI है। Others you have diuretics according to volume status. Ivermectin, again I would suggest first optimize your beta blocker. आपके पेशेंट के पास प्रेशर भी होते हैं, कोई और रीज़न भी नहीं है, फिर भी 2.5
बिजोप्रोलोल के साथ इवाब्रेडिन भी चल रही है, दैट्स अ रॉन्ग स्ट्रेटजी. फर्स्ट ऑप्टिमाइज. इफ योर पेशेंट इज इनटॉलरेंट ड्यू टू प्रेशर और ड्यू टू एनी रीजन, then you can add on ivermectin with it. Hydralazine, nitrates, खुदा के लिए हल्के से क्रिएटिनिन बड़े वे पे एस और एआरबी को सारी ज़िंदगी के लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं बनाना होता. एंड दैट्स अ कॉमन प्रैक्टिस इन आर इन पेशेंट्स कि किसी का क्रिएटिनिन 1.7 है, पोटेशियम ठीक भी है सर, एस इनहिबिटर कट जाती है, मुंह ने साइड उसी पे डिस्चार्ज होता है. कई गिरे हुए घर से आते हैं कि गिर गए थे घर में. So it's not that, because in acute situation, volume shift and other things really causing increase in creatinine maybe, and that may settle down in a week or so. So there's no hurry to give a final verdict that this patient can't tolerate RAS blocker and needs hydralazine and Monis, जिसका already pressure systolic 100 होता है, and you put them on these two drugs कि वो जो बेचारी और भी ले रहा था वो भी निकल जाती हैं उससे. So it's very important to identify which patient really needs, और persistent symptom चले जा रहे हैं तब वो करना है. ये अभी 2 नई ड्रग्स आई हैं, they again are to be in a way उसके बाद जब तमाम चीज़ें आप ऑप्टिमाइज कर देते हैं. ये बात होती थी सीक्वेंसिंग की. अच्छा, कन्वेंशनल सीक्वेंस ये थी, वो उसी वजह से हिस्टोरिकल बेसिस पे थी. अभी रैपिड सीक्वेंसेस में मेरे लिहाज से आप कोई भी सीक्वेंस बना नहीं सकते. इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर पेशेंट, व्हाट काइंड ऑफ पेशेंट यू आर डीलिंग विद. किसी में हो सकता है बीटा ब्लॉकर नंबर 1 हो जाए, उसको एएफ चल रहा है, ऑनगोइंग स्कीमिया चल रहा है, बॉर्डरलाइन प्रेशर है, अभी वो यू वाले में होकर निकला है आपकी ट्रीटमेंट से, तो आप क्या एस देंगे या बीटा ब्लॉकर देंगे? So it's depend on comorbidities. So proper patient assessment is very important. Otherwise, in a way, अपने तौर पे I think if your patient is wet, निकल रहा है, तो डायरेटिक के बाद ACRB जैसे प्रेशर, रैस आना शुरू हो गए, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, पोटेशियम ठीक है, then the time to think of